इतिहास के पन्नों से आज हम लेकर आए हैं सिरसा के उस महासमर की गाथा। ये कहानी है एक विशाल साम्राज्य की ताकत और एक अकेले योद्धा के फौलादी संकल्प की। एक ऐसी लड़ाई जहां वीर मलखान ने अपने शौर्य से इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। और इस पूरे महासमर की नींव इसी एक प्रण पर रखी गई थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे साहब, ये उस वीर क्षत्रिय की प्रतिज्ञा थी जिसने दिल्ली के तख्त को सीधी चुनौती दे डाली थी। चलिए समझते हैं इस प्रण के पीछे की पूरी कहानी। तो देखिए, इस महासंग्राम का बीज बोया गया था दिल्ली के राज दरबार में माहिल की एक गहरी साजिश से। उसने दिल्ली शवर पृथ्वीराज चौहान के कान भरे कि महोबा इस वक्त बिल्कुल खाली है, क्योंकि उसके सबसे बड़े योद्धा आल्हा और ऊदल तो कन्नौज में हैं। दरबारियों का भी दबाव बढ़ा और सम्राट ने महोबा और सिरसा पर चढ़ाई का फैसला ले लिया। बस फिर क्या था, दिल्ली वाशर का हुक्म हुआ और शुरू हो गई दिल्ली की चढ़ाई। एक तरफ थी एक पूरे साम्राज्य की असीम शक्ति और दूसरी ओर था एक योद्धा का अटूट संकल्प। दिल्ली की सेना सिरसा की ओर ऐसे चली मानो कोई सैलाब हो जिसे रोक पाना नामुमकिन हो। जरा रणभूमि के दोनों छोरों पर नजर दौड़ाइए। एक तरफ दिल्ली की विशाल चतुरंगिणी सेना, यानी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों का महासागर, जिसका नेतृत्व खुद सम्राट पृथ्वीराज कर रहे थे। उनके साथ चामुंड राय और ताहिर जैसे महाबली सेना नायक थे, जिनके दिलों में बदले की आग धधक रही थी। और दूसरी तरफ सिरसा के किले में मुट्ठी भर मोहबी शूरवीर, जिनका नेतृत्व कर रहे थे वीर मलखान, जो इसे अपनी मिट्टी के लिए एक धर्म युद्ध मान रहे थे। सिरसा के उस नए बने किले के पास पहुंचते ही सम्राट पृथ्वीराज ने अपना पहला पैगाम भेजा। संदेश एकदम साफ था, या तो सिर झुकाकर किला हमारे हवाले कर दो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। मलखान ने युद्ध चुना और यहीं से शुरू हुआ वो अध्याय जिसे इतिहास आज भी रणभूमि का अपमान कहकर याद करता है। ये एक ऐसी टक्कर थी जहां युद्ध कौशल ने अहंकार को झुका दिया, जहां तलवारों से ज्यादा बुद्धि और अपमान के हथियार चले। तो हुआ ये कि रणभूमि में वीर मलखान और दिल्ली के सेनापति चौड़ा का आमना सामना हुआ। घमासान युद्ध के बाद मलखान ने अपनी अद्भुत युद्ध कला से चौड़ा को सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि जिंदा पकड़ लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मलखान ने उसे औरतों के कपड़े पहनाए, एक सजी धजी पालकी में बिठाया और ये कहकर सम्राट के खैमे में भेज दिया कि ये सिरसा की राजकन्या का तोहफा है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। सम्राट पृथ्वीराज खुशी से भरे हुए पालकी का पर्दा उठाते हैं और सामने कोई राजकन्या नहीं बल्कि उनका अपना ही सेनापति हाथ पांव बंधा हुआ जनाने लिबास में बैठा है। ये सिर्फ एक सेनापति का नहीं, पूरे साम्राज्य का अपमान था। इस अपमान के बाद दिल्ली की तलवारें खून की और भी प्यासी हो गईं। अपमान की इसी आग ने इस युद्ध को एक महासमर में बदल दिया। ये था 7 दिन और 7 रातों तक चलने वाला वो घमासान, जिसने रणभूमि को सचमुच लहू से लाल कर दिया। ये वो जंग थी जिसने दोनों तरफ के योद्धाओं के शौर्य की आखिरी परीक्षा ली। पहले ही दिन मलखान का सामना हुआ दिल्ली के युवराज पार्थ से। फिर अगले 6 दिनों तक लगातार युद्ध चला, जिसमें दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। 7वें दिन मलखान ने प्रण लिया कि आज वो पार्थ को मारे बिना रणभूमि से नहीं लौटेंगे। शाम ढलते ही जब चौहान सेना लौटने लगी तो मलखान ने उन्हें रात में लड़ने के लिए ललकारा, और उसी रात के घने अंधेरे में मलखान का भाला अपना निशाना ढूंढ लेता है। युवराज पार्थ वीर गति को प्राप्त होते हैं। अपने बेटे की मौत की खबर एक सम्राट के लिए क्या होती है? ये खबर सुनते ही सम्राट पृथ्वीराज शोक और क्रोध के समंदर में डूब गए। अब ये जंग सिर्फ एक सल्तनत की लड़ाई नहीं रही थी, ये एक पिता के बदले की आग बन चुकी थी। सवाल ये था कि पुत्र वियोग में जलता एक सम्राट अपनी पूरी ताकत के साथ कैसा प्रतिशोध लेगा। रणभूमि एक नए और शायद ज्यादा भयानक मोड़ का इंतजार कर रही थी। इसी तनाव और बदले के माहौल के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने रणभूमि के बाहर भी वीरता की एक नई मिसाल पेश की। ये थी शौर्य की एक अनोखी परीक्षा, एक सांगे का प्रमाण। तो ये सांगा आखिर होता क्या है? समझिए, ये कोई मामूली भाला नहीं था। ये एक बेहद भारी और लंबा हथियार था जिसे जमीन में गाड़ने के बाद उखाड़ लेना असाधारण बल का प्रतीक माना जाता था। ये किसी भी योद्धा की ताकत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। हुआ यूं कि सम्राट के दूत धीर सिंह
मलखान के पास सुलह का पैगाम लेकर आए। जब मलखान ने अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया तो धीर सिंह ने गुस्से में अपना सांगा जमीन में गाड़ दिया और मलखान को ललकारते हुए कहा, अगर सच्चे वीर हो तो इसे उखाड़ कर दिखाओ। और महाबली मलखान, उन्होंने तो बस मुस्कुराकर उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बिना किसी जोर आजमाइश के बात ही बात में उस भारी भरकम सांगे को जमीन से ऐसे खींच लिया जैसे कोई सूखी टहनी हो। ये देखकर धीर सिंह का सर शर्म से झुक गया और वो चौहान खेमे में मलखान के इस अतुलनीय बल की कहानी सुनाने लौट गए। और अब ये युद्ध अपने आखिरी और सबसे विनाशकारी दौर में पहुंच चुका था। ये था अंतिम प्रतिशोध का अध्याय, जहां एक भाई की मौत ने एक योद्धा को साक्षात काल का रूप दे दिया। रणभूमि में मलखान के भाई सुलखान ने ताहिर के भाई चंदन को मार गिराया। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ताहिर क्रोध से भर गया और उसने सुलखान पर ऐसा घातक वार किया कि वे वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने प्यारे भाई की मौत की खबर सुनते ही मलखान का सब्र टूट गया। उनका दुख, उनकी पीड़ा एक ऐसी क्रोधाग्नि में बदल गई जिसने उन्हें एक योद्धा से साक्षात यमराज का रूप दे दिया। अब वो सिरसा के रक्षक नहीं बल्कि दिल्ली की सेना के संहारक बन चुके थे। इसके बाद रणभूमि में जो हुआ उसे प्रलय ही कहा जा सकता है। अकेले मलखान ने हजारों शूरवीरों को मौत के घाट उतार दिया। राजा अंगद, सूरत और चंद्रसेन जैसे बड़े बड़े महावीर उनके क्रोध का शिकार बने। उनकी मार के आगे दिल्ली की विशाल सेना टिक नहीं पाई और भाग खड़ी हुई। ये कोई छोटी मोटी भगदड़ नहीं थी। अकेले प्रतापी मलखान ने उस भागती हुई शाही सेना को 8 कोस यानी करीब करीब 26 किलोमीटर तक खदेड़ा। एक अकेला योद्धा एक पूरी सल्तनत की सेना पर भारी पड़ गया था। कहते हैं सम्राट पृथ्वीराज किसी तरह अपनी जान बचाकर दिल्ली वापस पहुंच पाए और पीछे सिरसा के किले में जीत के नशे में चूर महोबी योद्धा जय जयकार के नारे लगाते हुए दाखिल हो रहे थे। उनकी विजय की गूंज एक अकेले योद्धा के अदम्य साहस की गवाही दे रही थी। सिरसा का ये महासमर इतिहास में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ गया। क्या एक योद्धा का शौर्य सच में एक पूरे साम्राज्य की शक्ति से बड़ा हो सकता है? और इसका जवाब सिरसा की उस रणभूमि ने हाँ में दिया था।